ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का आइडिया सबको है? क्या होती है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का नहीं पता? कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का नहीं पता? कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का पता है? बाकी भाई, बाकी न्यूट्रल अमाम कौन है? थोड़ा थोड़े वाले। अच्छा, पता कितने लोगों को है दोबारा से? यहाँ आके कितने लोग समझा सकते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ आके समझा सकते हैं? कोई एक पहले जैसा भी बता दे। किसी को भी नहीं पता। आप लोगों ने देखा है कि बहुत कम लोगों को पता है। आप कुछ भी कह देंगे आके, उनको नहीं पता चलेगा। कोई भी एक आ जाए, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कौन आ रहा है? आ जाओ। जिस तरह हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी कि हम किस तरह अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं एआई को और वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। तो जो भी वो डिज़ायर्ड आउटपुट देता है तो किसी न किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे देता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन कहलाती है तो मतलब वो कॉन्टेक्स्ट होता है। इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल जो कि मेरी डेली लाइफ एग्जांपल में मैं बोलूँगा वो ऐसी है कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आपके टीचर्स ने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको इन पीडीएफ्स में से पढ़ना है, आपका ये सिलेबस है। तो आप क्या करते हो, आप जीपीटी के पास जाके उसको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हो और बोलते हो कि ये क्या कहते हैं, ये मतलब सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर से ही मेरे पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं तो आप वो मुझे क्या कहते हैं क्वेश्चंस ला के दे दो। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, आपने जीपीटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया और बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि क्या कहते हैं इन इंफॉर्मेशन में से मुझे मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस निकाल के दे दो। तो इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी रोल आ गया और इसमें कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का भी रोल आ गया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो थैंक यू। तो पता भी नहीं रही कि स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्या होता है? दोबारा से, प्रॉम्प्ट क्या होता है? कि सिंपल एलएलएम को गाइड करना कि वो एलएलएम किस तरह से बिहेव कर रहा होगा और कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो किसको प्रोवाइड कर दूं? एलएलएम को प्रोवाइड कर दूं। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई इज द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग द बिल्ट डायनामिक सिस्टम दैट प्रोवाइड्स टू एलएलएम। एलएलएम क्या होते हैं हमारे पास? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जितने भी अभी आज चल रहे हैं, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ये सारे क्या है? मॉडल्स। उसके बाद क्या है? विद द एलएलएम विद द राइट इंफॉर्मेशन इन द राइट फॉर्मेट एट द राइट टाइम टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क। ये वाला ना, ये वाली जो एंड की लाइन है, ये रहा, ये जो आखिरी लाइन है, ये बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के अंदर आपने जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, कब प्रोवाइड करना है? विद द राइट इंफॉर्मेशन विद द राइट फॉर्मेट एट द राइट टाइम टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। अब फर्ज करें कि आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपके एलएलएम ने जवाब भी दे दिया, उसके बाद उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें। क्या वो कॉन्टेक्स्ट इसी काम का है? कॉन्टेक्स्ट कब देना है मुझे एलएलएम को? हमारा रिस्पॉन्स आने से पहले पहले, ताकि एलएलएम के पास क्या हो? हमारा प्रॉम्प्ट हो, उसके अलावा एलएलएम के पास जो अपना जवाब लेकर आए वो हो, और उसके अलावा अगला क्या हो? उसके पास कॉन्टेक्स्ट हो, तो हमें क्या दे सकता है और मजीद बेहतर जवाब दे सकती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, कॉन्टेक्स्ट हमेशा हम सही प्रोवाइड करेंगे, कॉन्टेक्स्ट कभी भी गलत प्रोवाइड नहीं करना। कब प्रोवाइड करना है?
राइट फॉर्मेट के अंदर और राइट टाइम टू accomplish a specific task in a single time. You are strategically packing the context window. Context window बताया था लास्ट टाइम, कॉन्टेक्स्ट विंडो बताया ना जब हमने एलएलएम के बारे में डिस्कस किया था पहली क्लास में। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो? कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है किसी को मुझे पता नहीं, पूछ रहा, यहाँ नहीं बुला रहा भाई, लेकिन कॉन्टेक्स्ट विंडो पता कितने लोगों को है? नहीं पता, तो क्या बात है? फर्ज करें अभी हमने एक चीज डिस्कस की थोड़ी देर पहले कि जो अब हमारे पास एलएलएम्स आ रहे हैं, एलएलएम्स के अंदर क्या है, 2 बिलियन पैरामीटर, 2 ट्रिलियन पैरामीटर। ये क्या है, मतलब क्या हुआ, एलएलएम के पास क्या हो गए, पैरामीटर ज्यादा हो गए। अब क्या हो सकता है कि वो हमारे पास उस नॉलेज को क्या कर सकता है, मजीद अच्छे से प्रोसेस कर सकता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, सिंपल जबान में हमारा इनपुट हमारा आउटपुट, इन दोनों के टोकन्स मिला के जो भी हमारे मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो है उसके अंदर अंदर क्या करे, हमें जवाब दे दे। कॉन्टेक्स्ट विंडो अगर मिसाल के तौर पे 1 मिलियन पैरामीटर की है तो आप कभी भी कॉन्टेक्स्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर दिया, आपने उसको एडिशनल चीज़ें भी पास कर दी जो कि 1 मिलियन पैरामीटर से ऊपर है। एलएलएम क्या कर देगा, आपको एरर दे देगा, एलएलएम कभी भी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो अगर एलएलएम के ऊपर लिमिट है तो एलएलएम क्या कर सकता है, जितनी उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज है उसी के अंदर इनपुट और आउटपुट टोकन को मिला के उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर उसका जवाब दे सकता है। पहले आपने नोट किया होगा जब आप चैट जीपीटी 3 यूज करते थे, आप उसमें कभी भी कोई बड़े साइज की पीडीएफ अपलोड करें तो आपको क्या देता था, एरर देता था कि वो अपलोड नहीं हो रही, इस कॉन्टेक्स्ट का, इस विंडो का क्या है, साइज छोटा है। लेकिन अगर आप आज कोई बुक भी अपलोड कर दें, क्या वो उस बुक को अपलोड करने में कोई एरर देता है? देता है? क्यों नहीं देता? क्योंकि आज जो एलएलएम्स आ रहे हैं हमारे पास उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज काफ़ी बड़ा हो गया। तो हम बहुत ही आसानी के साथ कोई भी बुक आसानी से क्या कर सकते हैं, एलएलएम को दे सकते हैं और उस बुक के अंदर से कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो। और हर एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो अलग होगी, चैट जीपीटी की अलग है, जेमिनाई की अलग है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, की एनालॉजी। As Andre explained, the LLM is the CPU and the context window is the RAM. ये लाइन मुझे कौन समझाएगा? बहुत सिंपल है। द एलएलएम क्या है, सीपीयू और कॉन्टेक्स्ट क्या है, रैम। ये लाइन कौन समझा सकता है? बहुत इजी है। ये एक साइंटिस्ट है, मैंने शायद इसका यूट्यूब चैनल भी दिखाया हुआ क्लास में, उसने ये टर्म यहाँ पर लेकर आया था कि आज के दौर में एलएलएम क्या है हमारे पास, सीपीयू और कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, रैम। क्या मतलब इसका? सीपीयू क्या होता है? हाँ वो तो सही है, तो हमें भी पता था, फुल फॉर्म तो हमें भी पता है। काम क्या करता है? आपको याद है पाइथन की पहली क्लास के अंदर हमने सीपीयू जीपीयू पे बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन दी थी, सीपीयू जीपीयू टीपीयू। याद है हम डायग्राम बना के लाए थे एक, हमने क्या कहा था कि सीपीयू क्या कर सकता है, एक टाइम पे एक ही चीज को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा बड़े टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। जीपीयू क्या कर सकता है, जीपीयू क्या कर सकता है, मल्टीपल रिपीटेटिव टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। लेकिन सीपीयू क्या करेगा, हमेशा एक टाइम पे एक ही काम और ज्यादा मुश्किल काम वो आसानी से हैंडल कर सकता है। लेकिन जीपीयू क्या करेगा, रिपीटेटिव और कौन से, उसके अलावा टीपीयू का भी काम दे रहे हो, टीपीयू हम क्या कर देते, छोड़ देते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द एलएलएम इज द सीपीयू। इसका क्या मतलब, एलएलएम का काम क्या है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है,
कोई भी काम उसको अगर हम देते हैं, वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करके हमें क्या देता है, आखिर में आउटपुट देता है। एलएलएम में काम भी क्या है, एलएलएम में काम भी क्या है कि हम भी उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दे, वो उसकी बेस पर हमें क्या दे दे, आउटपुट दे दे। अगली चीज क्या है, एंड द कॉन्टेक्स्ट विंडो इज द रैम। रैम का काम क्या होता है, रैम का काम क्या होता है, मतलब रैम, अगर मैंने आपको शायद पाइथन में बताया था, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट मेमोरी हीप पाइथन के अंदर। वो क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए पाइथन के अंदर एक स्टैक बनाता है, वो थोड़े टाइम के लिए रैम में आपकी जगह लेता है, फिर उसके बाद क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देते हैं। एक तो हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होती है, कौन सी वाली, हमारी एसएसडी, हमारी क्या होती है, हार्ड ड्राइव, वो तो है परमानेंट स्टोरेज। लेकिन रैम के हमारी क्या होती है, इसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ पर आके सेव होता है, टेम्परेरी हमारी रैम के अंदर। कॉन्टेक्स्ट हमें हमेशा के लिए सेव तो नहीं रखना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, थोड़े टाइम के लिए आया, एलएलएम को दिया, उसके बाद डिलीट। तो ये किसके लिए आएगा, हर क्यूरी के लिए हमारे पास हर बार क्या आएगा, नया कॉन्टेक्स्ट। तो इसी वजह से क्या कहा इसको, अच्छे टर्म से सिर्फ समझाने के लिए, द एलएलएम इज द सीपीयू एंड द कॉन्टेक्स्ट विंडो इज द रैम। और अगली चीज क्या लिखी हुई है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज अबाउट ऑप्टिमाइजिंग हाउ टू यूज। उसके बाद यहाँ पर इसका कंपैरिजन किया हुआ है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग विच वर्सेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता था, यूज केस, डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद एआई लाइक चैट जीपीटी। अच्छा, यहाँ सिर्फ एग्जांपल दी हुई है, सिर्फ हमारे पास जो एआई है वो सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है। आज के टाइम पे आप लोग तो टेक्निकल हैं, लेकिन ज्यादातर आवाम जो समझती है, उसे जब भी जिक्र होता है कि एआई का, वो कहता है अच्छा वो चैट जीपीटी। तो ये याद रखिएगा, एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है। चैट जीपीटी एआई का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा हमारे पास एआई के अंदर और भी बहुत सारी चीजें। अगर आप सिर्फ मॉडल्स की बात करें तो चैट जीपीटी के अलावा कितने, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रॉक, डीपसीक, मिस्ट्राल, फेसबुक का लामा, और भी बहुत सारे, मेटा का मेटा लामा, बहुत सारे। तो अगर चैट जीपीटी का नाम इसलिए आता है क्योंकि वो पहले आया था मार्केट में। वो कहते हैं ना कि मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मार्केट में पहले आया, लोग उसी को जानते हैं। लेकिन इससे अच्छे अच्छे मॉडल भी हमारे पास हैं। उसके बाद एग्जाम्पल क्या दी हुई है, आस्किंग अबाउट रनिंग शूट, डिस्कसिंग क्वेश्चनिंग टाइप्स, प्राइस रेंज, आउटफिट मैचिंग। ये क्या दी हुई, हमने एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद क्या है, नेचर क्या बताया हुआ है, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन इंटरेक्शन। अच्छा, याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं अभी के लिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताई है कि आपको जो जवाब देना है, सिंपल, आइटरेटिव, रिफाइनमेंट और रिफाइनमेंट पॉसिबल। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की। इसका यूज केस क्या होगा, ये ज्यादातर मैंने अभी क्या बताया, हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग यूज हुई होती है किसके अंदर होती है, ज्यादातर एजेंट्स बनाने के अंदर। क्योंकि जब एजेंट्स के अंदर क्यों होती है, क्योंकि जब एजेंट को डिसीजन लेना होता है, एजेंट को कोई जवाब देना होता है, कोई भी पर्सनल आंसर, सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास नहीं होगी। क्या होगी, सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमेशा कॉन्टेक्स्ट। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हर क्यूरी के हिसाब से एलएलएम को पहले, अपने एजेंट को प्रोवाइड करेंगे पहले कॉन्टेक्स्ट। उस कॉन्टेक्स्ट और एलएलएम ये क्या करेंगे, हमें रिस्पॉन्स दे देंगे। तो यूज केस क्या है इसका, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का, बिल्डिंग एआई एप्लीकेशन और एजेंट। एग्जांपल क्या है, कस्टमर सर्विस एजेंट, उसके बाद सेल्स असिस्टेंट और कोडिंग एजेंट। आप लोगों में कर्सर को यूज करते हैं, कर्सर, तो कर्सर में अगर आप साइड पे देखते होंगे, आपके पास एक कोडिंग एजेंट आता है। वो क्या करते हैं, वो पर्सनलाइज है कि वो क्या करे, आपके सारे कोड का स्ट्रक्चर देखे, आपका कोड पढ़े, उसके हिसाब से क्या कर दे, आपको जवाब दे दे। तो वो क्या बना हुआ है वहां पर, क्या इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, कोडिंग एजेंट। तो नेचर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, स्टैंड अलोन, उसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट्स। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट रिसेंबल कोड विद एक्सएमएल टैग और मार्कडाउन। मार्कडाउन का आइडिया कितने लोगों को है, मार्कडाउन क्या होता है, HTML की तरह ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। हेडिंग बनानी है तो हैश,
बोल्ड करना है तो स्टार, अगर आपने इटैलिक करना है तो हाइफन का साइन। ये कौन सा फॉर्मेट है? मार्कडाउन। इसी तरह हमारे पास एक्सएमएल टैग्स, ये क्या होता है? एक्सएमएल टैग क्या होता है? फर्ज कर लें कि एचटीएमएल की तरह के टैग्स, लेकिन उनका कोई फर्ज मतलब नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर टाइटल लगाना है तो आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर जिस तरह आप एचटीएमएल के टैग्स लगाते हैं उसका ओपनिंग टैग होगा, उसका क्लोजिंग टैग होगा। बस आप उसमें क्या करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से खत्म हुआ उसके बीच में टैग्स, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? ये क्या है हमारे पास? एक एक्सएमएल टैग। इसकी एग्जांपल भी अभी नीचे आएगी। अगर आप इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम इस लाइन को पढ़ ले, अच्छा, आसान होगी ना? ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को पढ़ लें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज नॉट रिप्लेसिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अभी तक आप बहुत सारे लोगों से सुन रहे होंगे, वो क्या कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आ गई, अब क्या हो जाएगी? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या हो जाएगी? रिप्लेस। ऐसा नहीं हो रहा। हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का काम डिफरेंट है। यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है? इट्स द एवोल्यूशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर कॉम्प्लेक्स एआई एप्लीकेशन व्हेन बिल्डिंग AI agent. You can't iteratively refine response in real time. You need to anticipate all scenarios up front. अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है कि हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को रिप्लेस करने नहीं आई। ये क्या है उसका क्या है उसका अपग्रेडेड पार्ट है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब आपको ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके सिनेरियोज, ये वाली चीज़ें फिर आप लोग खुद पढ़ लेगा, बहुत आसान है। यहाँ से लेके व्हेन टू यूज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ये आप लोगों ने घर से पढ़ना है। हम आते हैं यहाँ पर 6 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एआई एजेंट। सबसे पहला है इसके अंदर मॉडल। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जब भी हम, अच्छा बातें कौन कर रहे हैं? ठीक है, जब भी हम एक एजेंट बनाते थे, उस एजेंट के अंदर, एजेंट एसडीके के अंदर ही सबसे पहला काम हमारा क्या होता था कि अगर ये चीज इसके अंदर से मिसिंग हो, हमारा जो एजेंट है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। क्या चीज? एजेंट के अंदर से अगर मैं एक चीज निकाल दूं, हमारा एजेंट बेकार है। वो क्या है? हमारा मॉडल। क्या मॉडल के बगैर एजेंट काम कर सकता है? एलएलएम क्या है? एजेंट की जहानत। अगर मैं वही एजेंट के अंदर से निकाल दूं, क्या हमारा एजेंट किसी काम का है? तो हमारे पास इसके अंदर 6 स्टेप है किसके लिए? एआई एजेंट के। सबसे पहला क्या है उसके अंदर? मॉडल। ये क्या है? द कोर एआई इंजन, जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई और एक्सेट्रा। कोई भी मॉडल हो सकता है। हमने शायद लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसके अंदर हमने कौन कौन से लगाए थे? जीपीटी लगाया था, और फ्री वाला जो आप लोगों ने यूज किया था वो कौन सा था? जेमिनाई। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैन बी लार्ज और स्मॉल मॉडल। ये भी हमने पढ़ा था। हमें लार्ज मॉडल का यूज करने और उसके अलावा स्मॉल मॉडल का यूज करने। क्या कौन पूछ रहे हैं? जी क्या बताऊं? अच्छा, ये सारे चीजें डिपेंड करती है पैरामीटर्स के ऊपर। अब जैसे हमारे पास अभी जो GPT-5 है, वो क्या है? हमारे पास हैवी मॉडल है, रीजनिंग भी करता है, सब कुछ करता है। हमारे पास टोकन ज़्यादा ले रहा होता है, तो हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स करेगा वो टोकन भी ज़्यादा लेगा, अच्छा खासा सोचने के बाद जवाब देगा। लेकिन इसी तरह अगर आप छोटे मॉडल पे आ जाए, जैसे इसका एक मॉडल आता है जीपीटी मिनी। मिनी है ना? मिनी है ना? हाँ मिनी। अगर आप इस पे जाए, ये क्या करेगा? कोई रीजनिंग भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसके एलएलएम, इसके टोकन भी कम है। तो अगर आप इससे बात करेंगे, ये क्या करेगा? आपको फौरन से
जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप इस मॉडल के पास जाएंगे, अगर आप उसे सिंपल सवाल भी करेंगे वो सोचेगा फिर जवाब देगा। तो ये फर्क है किसके अंदर, लार्ज मॉडल्स के अंदर और स्मॉल मॉडल्स के अंदर। उसके बाद क्या है, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी। हमारे पास एलएलएम कौन कौन से, काफी ओपन सोर्स भी है और उसके अलावा प्रोप्राइटरी भी है। जैसे जीपीटी है, क्या चैट जीपीटी ओपन सोर्स है? क्या चैट जीपीटी जो मॉडल है क्या वो ओपन सोर्स है? नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी बात करें, फेसबुक का मेटा लामा, मिस्ट्राल, ये क्या सारे ओपन सोर्स मॉडल है। तो आपके पास ओपन सोर्स मॉडल भी है, आप उसको अपने पास लोकली मशीन में इंटीग्रेट करके भी चला सकते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे मॉडल भी हैं जिनको आप अपने पास लोकली नहीं चला सकते। उसके बाद अगली चीज क्या है, चूज बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक नीड्स। आपने मॉडल का यूज करना है, कौन सा यूज करना है अपनी नीड के हिसाब से। अगली चीज क्या है हमारे पास, टूल्स। टूल्स क्या होते हैं? टूल्स का तो आइडिया होगा, टूल्स पे तो हमने बहुत बात की है। क्या होते हैं टूल्स? के टूल्स क्या होते हैं? जब भी मैं कोई भी एलएलएम से सवाल करूं, एलएलएम अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन मैंने एलएलएम को क्या दिए, बताया है कि आपके पास ये वाले टूल्स हैं, तो एलएलएम बजाय इसके खुद से अपनी तरफ से हेलोसिनेशन करे। वो क्या कर दे, मुझे आगे बता दे कि आप ये वाला टूल कॉल कर लो। इसका जवाब कौन दे देगा? ये वाला टूल। तो टूल किस काम आता है? वो इन्फॉर्मेशन जो एलएलएम के पास नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन जो एलएलएम के पास नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन कौन एलएलएम को ला के देगा? हमारा टूल। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, एनेबल इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम। एग्जांपल क्या है, कैलेंडर इंटीग्रेशन फॉर स्केड्यूलिंग। अगर मैं आपसे पूछूं क्या चैट जीपीटी हमारे कैलेंडर के इंटीग्रेशन कर सकता है? क्या चैट जीपीटी डायरेक्ट मैं उसको प्रॉम्प्ट दूं, वो जाके हम मेरे गूगल के कैलेंडर के अंदर जाके कोई भी डेट स्केड्यूल कर दे, क्या ये काम कर सकता है वो? सिर्फ एलएलएम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं एलएलएम को बता दूं मेरे पास इस काम के लिए एक टूल बना हुआ है, आप मुझे क्या बता दो, यूजर की क्यूरी के हिसाब से आप मुझे बता दो कि ये वाला टूल कॉल करना है, उस टूल के अंदर सारा काम हुआ है, तो क्या अब ये वाला काम हो सकता है? इसी तरह हमारे पास क्या है, एक एपीआई है किसके लिए, ईमेल एपीआई फॉर कम्युनिकेशन। ये भी किसके अंदर आ रही है? ये भी किसके अंदर आ रही है? टूल्स के अंदर। अगली चीज क्या है, डेटाबेस कनेक्शन फॉर डेटा रिट्रीवल। वो क्या करेगा, एलएलएम हमें जवाब दे, एलएलएम क्या करे, डिसाइड करे ये टूल है, वो टूल क्या करे, डेटाबेस से कनेक्शन बनाए और वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के किसको ला के दे दे, एलएलएम को। उसके अलावा क्या है, पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। तो हमने ये दो चीजें लास्ट में पढ़ी थी कि एजेंट क्या होता है, एलएलएम प्लस टूल्स। अगर इन दोनों में से आप कोई एक भी चीज निकाल दे उसको हम एजेंट नहीं कह सकते। तो जब भी आप एजेंट की बात करेंगे, एजेंट के अंदर क्या आएगा, एलएलएम भी आएगा इसके लिए, जहानत के लिए, और टूल किसके लिए काम आएगा, टूल किस काम आएगा, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए, कि जो इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास ना हो वो इंफॉर्मेशन कौन लेकर आए हमारे लिए, हमारा टूल। अगली चीज क्या है, नॉलेज एंड मेमोरी। चैट जीपीटी यूज करते हैं आप लोग? करते हैं, पूछने वाली बात ही नहीं। अगर आप नोट करें, चैट जीपीटी से बात कर रहे होते हैं हम, चैट जीपीटी क्या कर रहा होता है, आपकी सारी कन्वर्सेशन को क्या कर रहा होता है, कहीं ना कहीं सेव कर रहा होता है। क्यों सेव करता है? सेव क्यों करता है? ताकि आप अगले जो उससे बात करने जाए उसको पहले से पता हो कि मैंने आपसे पिछली बात क्या की, तो उस पिछली बात की बेस पे और जो आपने अभी करंट सवाल किया, इस सब की बेस पे वो आपको क्या कर सके, बेहतर जवाब दे पाए। अगर वो ये वाली चीज ना कर रहा हो, क्या उसको पता होगा कि हमारी पिछली बातचीत क्या हुई? अगर ये चीज पता ही नहीं होगी तो वो आपको बेहतर जवाब कैसे दे पाएगा? तो अगर आप किसी भी नई चैट के ऊपर आते हैं, पहली दफा सवाल करते हैं, उसको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे आप सेम चैट के अंदर उससे बात करते रहते हैं, उसको पता होता है कि आपने इससे पहले क्या बात की। तो ये वाली चीजें काम मैंने जो होती है, नॉलेज एंड मेमोरी। अब नॉलेज क्या है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन डेटाबेस से जो आ रही होती है। मेमोरी क्या है, डायनेमिक कन्वर्सेशन हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन। एग्जाम्पल क्या है, लीगल केस डेटाबेस फॉर
लीगल एजेंट, उसके बाद क्या है, प्रीवियस थेरेपी सेशन फॉर हेल्थ केयर एजेंट, तीसरी चीज क्या है, कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर इंटरेक्शन हिस्ट्री फॉर सपोर्ट एजेंट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, बस ये याद रखें कि हमारे पास जो भी हम बात कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सेव कराने के लिए हमें क्या चाहिए होती है एजेंट के अंदर, मेमोरी। उसके अलावा अगला स्टेप क्या है, ऑडियो एंड स्पीच। हमने एजेंट में ये लगाना नहीं सीखा ना, हमने एजेंट में ऑडियो और स्पीच लगाना नहीं सीखी ना अभी तक। लेकिन अगर आप एजेंट एसडीके में देखें शायद ये वाला पार्ट है, सो अगर आप खुद से एक्सप्लोर करें तो बाय डिफॉल्ट ये वाली चीज एजेंट एसडीके के अंदर है। तो क्या है इसके अंदर, वॉइस इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज, उसके अलावा क्या है, मेक इंटरेक्शन मोर नेचुरल, इनेबल हैंड फ्री ऑपरेशन, और उसके बाद क्या है, अप्रूव एक्सेसिबिलिटी। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज तक व्हाट्सएप का वॉइस वाला ऑप्शन इस्तेमाल ही नहीं किया, कोई ऐसा? और कितने लोग ऐसे जिनको मैसेज लिखते हुए कुछ होता है हर बार वॉइस मैसेज, उससे क्या होता है कि इंसान थोड़ा ना, बजाय इसके वो खुद टाइप करे, वो क्या करे, वो बटन दबाए, वो खुद से सारी चीजें बोलने, वो थोड़ा आसान है बनिस्बत किसके, लिखने के। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने आज तक नहीं, पता नहीं कभी मजबूरी में किया हो तो किया हो, मैंने आज तक शायद बहुत कम, एक दो दफा किया होगा, उसके अलावा मैं वॉइस मैसेज वाला चीज पार्ट यूज ही नहीं करता। मैं अगर कोई वॉइस मैसेज भेजूँ ना, उसके बाद मैं अपना ही वॉइस मैसेज सुन लूँ, मुझे इतना बुरा लगता है वो, मेरा सामने वाला क्या सोच रहा हो। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर, आप लोगों ने ग्रुप्स में भी देखा होगा, जब से आप लोग शायद मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने कभी मेरा वॉइस मैसेज नहीं सुना होगा कि मैंने कभी किसी ग्रुप में वॉइस मैसेज करके आप लोगों को कोई चीज़ समझाई हो। मैं बहुत लंबा टेक्स्ट लिख लूंगा, वो मेरे लिए आसान है, लेकिन वॉइस मैसेज करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। और ये है कि वॉइस मैसेज में अगर आप कुछ भूल जाओ बोलते बोलते, तो वो एक अजीब अजीब सी चीज़ हो जाती है। पांचवी चीज, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर भूल गया, मुझे हम सब बोल के गए थे, सीआर हमारी क्लास के फाइनल हो गए, ये रहे। अनस कौन है, मोहम्मद अनस, ठीक है। आप किसी भी हमजा कोऑर्डिनेटर से मिल लेगा, वो आपको बाकी आपके रोल्स बता देंगे। उसके बाद अंजिला वसीम, एक काम करें ना, बाहर आ जाए ताकि आपको लोग भी देख लेना, क्लास वाले भी देख लेंगे, सीआर सेलेक्ट कर, वहाँ इधर है, बाहर आ जाए। मोहम्मद अनस बाहर आ जाए, अंजिला वसीम, अंजिला वसीम, अलिशबा असलम, लाइबा शाहिद, लाइबा शाहिद कौन है? अच्छा जिसका नाम है ना वही खड़ा हो, सारे नहीं खड़े हो, पता नहीं चल रहा किसका नाम है। सिद्रा नुमान, सिद्रा नुमान कौन है? मुनज्जा, मुनज्जा, आजा बाहर आजा। आर्यान कौन है? आर्यान कौन है? आए बाहर है। सैयदा अबिया अहमद, राहील अफजल, राहील अफजल कौन है? अच्छा, लड़कों में बैक बेंचर है इस बार। मोहम्मद वहीद, अहमद सैयदा, ये कौन है? अहमद सैयदा कौन है? फरीदा शेख, फरीदा शेख कौन है? यहाँ पे सैयदा महम फातिमा, सैयदा महम फातिमा कौन है? अच्छा, अक्सर इफ्तिकार, महाराज, सभी शेख,
मोहम्मद अली अकमल। अली अकबर भाई तो नहीं है? ये कौन है? मोहम्मद अली अकमल, ये मोहम्मद उमर अकमल, दोनों भाई हैं। भाई है ना आप दोनों? तो इस तरह बताइए, दोनों सलानी भी आते हैं। हुसैन फारूकी। अच्छा। कितने लड़के कितने? नसीब नहीं है हम सब? 9, नसीब नहीं है? 10। एवर नसीब। और फीमेल्स कितनी है? हाँ? 7। तो लड़कों ने ज़्यादा मेहनत की इसका मतलब। लड़कों का एवरेज हमारी क्लास में इससे पहले लड़कियों का एवरेज अच्छा था। इस बार ये है कि सीआर की सिलेक्शन के लिए लड़कों का एवरेज ज़्यादा अच्छा है। तो अगली क्लास से आप इन लोगों को देख लें, तो आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप कोऑर्डिनेटर्स और उसके अलावा सीआर से रब्ता कर सकते हैं। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो हमारा आसान है, लेकिन जब हम स्पेक किट में आएंगे जिसके अंदर हम सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में करेंगे तब आपके पास बहुत एरर आएंगे। तब अभी तो शायद आपको इनकी ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन ये अगली अगली क्लास के बाद CLI। आपको इन लोगों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, बैठे। और बाकी जो रह गए हैं वो क्या करना उनका करें अपने। नेक्स्ट वीक। तो जिनका इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं हुआ वो नेक्स्ट वीक फिर तैयारी के साथ आए। नेक्स्ट वीक फिर आपका ये सारे कोऑर्डिनेटर्स इंटरव्यू ले लेंगे। ठीक है, हम ये 5वां स्टेप और 6ठा स्टेप खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गार्डरेल्स। गार्डरेल्स क्या होता है? ये तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट ही है। गार्डरेल्स क्या होता है, किस काम आता था ये? कराची में गार्डिस लग गए ना, बता दो। कराची में गार्डिस लग गए। कराची में गार्डिस लग गए कैमरा। हाँ, जैसे हम तो भाई कह रहे हैं कराची में वो लग गए गार्डरेल्स, वो चलान वाले कैमरा। अब क्या है, जब आप उनको देख लो भले कोई भी ना खड़ा हो। वो कल कल एक वीडियो आई थी ना, बताइए आप लोगों ने देखी नहीं देखी? वो तीन तीन तलवार के ऊपर, वो सामने वो सिग्नल 3 मिनट से बंद है, लेकिन ना कोई बाइक वाला आगे जा रहा है ना कोई गाड़ी वाला आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वो कैमरे लगे हुए थे। अब एक तरह अच्छा भी है, लेकिन चालान काफी ज्यादा लगा दिए और हर कोई इतने चालान नहीं अफोर्ड कर सकता भाई। और दूसरा ये घर पे तस्वीरें आ रही है, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। अब कोई बेचारा कुछ खाता हुआ जा रहा है, ऐसे कोई सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, पॉट की तरह। ऐसी बाइक पे कुछ भी करता हुआ जा रहा है। क्या हुआ, वो तस्वीर घर पे आ गई। चालान तो बंदा बाद में भरे, पहले घर पे इस बात का जवाब दे कि कर क्या रहे थे। तो ये है कि अब बंदा थोड़ा सा बाहर भी सेफ नहीं है। तो गार्डरेल क्या होता था एजेंट के अंदर? कि क्या होता था कि हमारे 2 एजेंट होते थे। एक एजेंट क्या करता था, हमारा आउटपुट देता था। दूसरा एजेंट क्या करता था, चेक करता था कि हमारा ये जो यूजर ने क्यूरी की है, क्या इस एजेंट इसके लिए कैपेबल है कि वो इसका आंसर दे सके कि नहीं। इसके लिए हम 2 काम करते थे। एक तो हमारा जो एजेंट है वो है, दूसरा एजेंट क्या करता था, वो सिर्फ चेक करता था और उसके अंदर हम मॉडल कौन सा पास करते थे, जो कि क्या हो, दूसरे वाले एजेंट से क्या हो, फास्ट हो, ताकि वो क्या करे, उस एजेंट के आउटपुट से पहले पहले आइडेंटिफाई कर ले कि ये यहाँ पर ये जो यूजर ने क्यूरी की है ये इस एलएलएम के लिए, ये इस एजेंट के लिए सही नहीं है। और उसी टाइम पे क्या कर दे, हमने वो एजेंट के अंदर क्या पढ़ा था, क्या था वो, ट्रिप वायर ट्रिगर। क्या होता था ये, कि जैसे ही वो ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू होगा, क्या होगा, एलएलएम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो गार्डरेल क्या है, अगर यूजर ने कोई ऐसी क्यूरी कर दी जो कि हमारा एजेंट उसके लिए कैपेबल नहीं है कि वो उसका आंसर दे, उस चीज को कौन मेक श्योर करेगा कि उस चीज को रोकना है, हमारा गार्डरेल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगर आप पॉइंट्स पढ़ लें, सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर प्रॉपर बिहेवियर। अगली चीज क्या है, कंटेंट फिल्टरिंग। तीसरी चीज क्या है, बाउंड्री इन्फोर्समेंट। एग्जाम्पल क्या दी हुई है, प्रिवेंट इन अप्रोप्रिएट
लैंग्वेज इन कस्टमर सर्विस, मेंटेन प्रोफेशनल टोन, और उसके बाद क्या है, इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशन। तो ये था हमारे पास गार्डरेल। आखिरी चीज हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन। ये क्या है? ठीक है, इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या लिखे हुए हैं? डिप्लॉयमेंट सिस्टम। जाहिर है आपने कोई एजेंट बनाया, आप उसको डिप्लॉय भी तो करेंगे। ये तो नहीं करेंगे कि अपने पास लोकल मशीन पे रखेंगे ताकि कोई उसको यूज ही ना कर पाए। तो आप जब भी कोई एजेंट बनाएंगे उसको क्या करेंगे? ये किसके अंदर आता है? डिप्लॉयमेंट सिस्टम। ये किसके अंदर आएगा? ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर। अगली चीज क्या है इसके अंदर? मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। जब भी आपने कोई एजेंट बनाया, आप क्या मेक श्योर करेंगे? आप हर बार ना उसके अंदर कोई ऐसे चेक्स लगाएंगे कि जब भी हमारा एलएलएम जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स ले रहा है, हमें जवाब दे रहा है, क्या वो जवाब एक्यूरेट है कि नहीं? हमारा जो एलएलएम डिसीजंस ले रहा है, वो काम कर रहा है, क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं? ये आप क्या करेंगे? उसको मॉनिटर करेंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर आपका एजेंट बिहेव करना थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे, उस टाइम पे आप उस इशू को क्या कर दें? फिक्स कर दें। अगली चीज क्या है? परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। इसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे? एजेंट की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर रहे होंगे। उसके बाद क्या है? आप क्या कर रहे होंगे? अपने एजेंट को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे ताकि आपका एजेंट दिन ब दिन क्या हो? इंप्रूव हो। उसके बाद क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है, द बर्गर एनालॉजी। बन क्या है आपका? थिंक ऑफ दिस कंपोनेंट लाइक अ बर्गर। आपका बन क्या है? मॉडल। उसके अंदर जो पैटी है वो क्या है? कोर फंक्शनैलिटी, वेजिटेबल और ठीक है, कॉन्डिमेंट्स क्या है हमारे पास? टूल्स, नॉलेज, ऑडियो और गार्डरेल। और क्या है? असेंबली इंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट। असाइनमेंट। तो अगली क्लास के अंदर हम फिर बाकी का कॉन्टेक्स्ट और उसके अलावा हमारे पास एक चीज रह गई है, इमेज। इमेज। फिर उसके बाद हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड की तरफ आ जाएगी। उसके अलावा असाइनमेंट। लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था, कितने लोगों ने किया था? मैंने इस वक्त सिर्फ 4-5 देखे थे। तो आज एक काम करेंगे, ये भी है आज की क्लास 6 स्टेप में। 6 स्टेप खोलो, उसमें ये भी है एक। अच्छा 6 स्टेप खोलो। असाइनमेंट बल्कि दे देते हैं, असाइनमेंट है हमारे पास। तो अगर आप 6 स्टेप के अंदर आए, एडवांस एप्लीकेशन। 6 स्टेप के अंदर अगर आप नीचे आए यहाँ पर, ये रहा आपके पास ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर आपके पास पर्सनल, प्रोफेशनल, क्रिएटिव और एजुकेशनल। आपने क्या करना है? इसके क्या करने हैं? प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं। 6 स्टेप फ्रेमवर्क का यूज करते 6 स्टेप फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आपने क्या करना है? इसके प्रॉम्प्ट क्रिएट करने हैं। और प्रॉम्प्ट्स आप कहाँ पर डालेंगे? लिख देते हैं। कोशिश करिएगा कि आप जो भी कैटेगरी यूज करें, चारों नहीं बनाने, कोई एक चूज कर लिएगा। लेकिन जो भी एक कर रहे हैं आपने कोई भी सिलेक्ट किया, कोशिश करिएगा कि उसके अंदर से ये सारे 6 स्टेप फ्रेमवर्क यूज। सबके अंदर क्या यूज हुआ हो? 6 स्टेप प्रॉम्प्टिंग यूज की हुई हो। और इसको कहाँ पर डालें आप लोग? लिंक्डइन के ऊपर। तो कोई सवाल? सब समझ आ गया? हमारे टीचर कहा करते थे बहुत पहले, अब तो नहीं है, डेनमार्क गए हुए, वो कहते थे अगर बंदा खामोश है ना सामने वाला, या तो उसको सब समझ आ रहा है या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो यकीन करें, कभी कभी आपको देख के लगता है कि वाकई कुछ भी समझ नहीं आया। तो बहरहाल आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।